ये हैं ख्वाजा अमीरुद्दीन मीर साहब, उम्र 100 साल, जो कि रत्नीपुरा पुलवामा के बाशिंदे हैं। मेरी फूफा जान हैं। आज इन्हें अपना बचपन याद आया और कहने लगे कि वो बेगारी का ज़माना था, जब कश्मीरियों को बिना किसी मजदूरी के, बिना किसी मुआवजे के काम पर लिया जाता था। मैंने पूछा कि मीर साहब, आप कुछ फरमा रहे थे? तो उनका जवाब था, हमारे बुजुर्गों को बेगारी पर लिया जाता था खुनमुरक में। वहां महाराजा अपने हवारियों के साथ शिकार खेलने आते थे। पामपुर में एक सैफुद्दीन हुआ करते थे, वही पैगाम भेजते थे कि आदमी भेजो। 3-4 दिन के बाद हमारे बड़े बुजुर्ग भूखे प्यासे घर वापस आते थे। वो बेहाल हो चुके होते थे। वो 2 तरफ से लाइनों में खड़ा होते थे और महाराजा और उसके साथी उनके बीच से गुजरते। उसको अगर 4 दिन बाद शिकार मिलता, भले वो कोई भी जानवर हो, फिर इनकी जान छुटती और वो घर वापस आ जाते। वो साथ के ले जाते, 2-1 रोटियां कपड़े में बांध कर रखते थे। गरीबी और मुफलिसी का जमाना था ना वो। सैफ मीर उसका नाम था। हाँ, सैफ मीर। वो पामपुर का था और वही अपने एहलकारों को बेचकर लोग मंगवाता था। वो जैलदार और जमींदारों का दौर था। फिर जब शेख अब्दुल्ला ने इस बारे में सुना तो वो सोरा श्रीनगर से खुनमुरक आए। मैंने अपने चचा की जबान से सुना है। मेरे वालिद का नाम था ना मोहम्मद मीर, और सुभान मीर उनके भाई का नाम था। मैंने उन्हीं से सुना कि शेख अब्दुल्ला आज खुनमुरक आया है। उसने वहां पर मुतालबा किया है कि बेगारी पर ले जाने वाले लोगों को 50 पैसे योमिया मुआवजा दिया जाना चाहिए। कितना? 50 पैसे हर एक बेगारी वाले शख्स को मिलना चाहिए। फिर वो वापस श्रीनगर के लिए निकल पड़ा। कहते हैं कि सपोर्टरों की खासी तादाद वहां मौजूद थी। वो खुद बड़े मजबूत जिस्म और लंबे कद के आदमी थे, बिल्कुल किसी पठान की तरह। शेख साहब, शेख अब्दुल्ला ना, वो खुद बहुत बहादुर तरह के आदमी थे, बड़े पठान जैसे। उनका कद भी लंबा था, आवाज़ भी उनकी जो थी वो गरजती थी। वो न बहुत पठान जिस्म के आदमी थे और उनकी बात असर रखती थी। इस बारे में, मतलब शेख साहब के बारे में हम बाद में बात करते हैं। जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, मैंने चाचा से पूछा कि जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो रिकॉर्डिंग से पहले आप बता रहे थे कि महाराजा को कश्मीर से रातों रात भागना पड़ा था। तो वो बताओ, वो कहानी क्या था, कैसे भागे वो और क्या हालात थे उस जमाने के? और क्या, महाराजा को रात के दौरान यहाँ से भागना पड़ा। उसने 60 ट्रकों में अपना जो जरूरी साजो सामान था, कीमती सामान था, वो अपने साथ ले गया। मुझे याद है, हमारे घर में गाँवखाना था। गाँवखाने के सामने वाले बाड़ में हम लोग अपनी भेड़ बकरियां रखते थे और पीछे जो थे जानवर थे। ऊपर एक साइड में हमने एक चबूतरा सा बनाया था। वहाँ मेरे पापा, मेरे वालिद और हम 2 भाई रात को सोते थे। ज़माना था, एक चादर हुआ करती थी, चादर के नीचे घास फूस पर हम लोग सोते थे और जो कुछ हमने पहन रखा होता था उसको रात को हम सिराहने के तौर इस्तेमाल करते थे। तो रात के दौरान मुझे सिलाई मशीन की चलने की आवाज़ आई। ये आवाज़ मैंने सुनी थी कि सिलाई मशीन की आवाज़ ऐसी होती है। मैंने अपने वालिद से पूछा कि ये सिलाई मशीन चल रही है, ये कहाँ से चल रही है? तो वालिद ने कहा, सो जाओ, ये सिलाई मशीन नहीं है, ये मशीन गन चल रहा है। लड़ाई शुरू हो चुकी है। फिर जब ये जो महाराजा है ना, जब ये यहाँ से भाग गया तो ये अपने साथ ट्रकों में सारा सामान ले गया था। और ये जो शेख साहब हैं, तो शेख साहब ने तब इक़्तिदार संभाला और वही देख रेख यहाँ पर ये इसकी करने लगे। मैंने आपके चचा से सुना है, गुलाम अहमद मीर साहब मरहूम से सुना, उन्होंने मुझे बताया है इस बारे में कि शेख साहब ने कैसे इक़्तिदार संभाला उस टाइम। मैंने अपनी फूफा जान ख्वाजा अमीर मीर से जब
उनकी उम्र के बारे में पूछा तो उन्होंने बता दिया कि वो 100 साल की हैं। मुझे यकीन नहीं आया तो मैंने फिर पूछा कि पूरे 100 के? तो कहा कि 100 साल का हूँ, एक कम होगा या ज़्यादा होगा, बस इतना होगा, नहीं तो 100 के आसपास हूँ। वो अलग ही ज़माना था। वो कागज़ का नोट तो कहीं था नहीं, बस वो सिक्का होता था। उसी सिक्के को ना वो अंगूठे से हिलाते थे और वो अलग तरह की आवाज़ देता था, एक अलग आवाज़ उससे निकलती थी। ये सब जब आप छोटे थे, बचपन में थे, तो आपने देखा होगा कि उस टाइम वो जो महाराजा के जो लोग आते थे, वो जो टैक्स लेते थे ना, घरों से जो पैदावार होती थी उसका टैक्स लेते थे, तो वो सब आपने देखा होगा। जो उनके जो अर्दली होते थे, वो यूनिफॉर्म में उनके जो लोग आते थे। तो मीर साहब ने इस सवाल का जवाब ये दिया कि कोई अहमद पंडित साहब होते थे। काकापोरा इसका मरकज़ हुआ करता था, क्योंकि दरिया जहलम के ज़रिए ही कश्तियों में जो फसल होती थी, जो महाराजा का हिस्सा होता था या टैक्स का हिस्सा होता था, वो सब कश्तियों के ज़रिए श्रीनगर पहुंचाया जाता था। और खच्चरबान जो थे वो ओंतीपोरा और पदगामपोरा के हुआ करते थे, और वो हमेशा ज़्यादा तोलते थे, यानी कि उनसे जो मर्जी होती थी 6 किलो तोल के 5 बोलते थे, और कोई उनको कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि वो महाराजा के लोग थे। ये जो खच्चरबान थे ना, ये बहुत ज़्यादा लेते थे, क्योंकि एक तो महाराजा का वो आदमी थे और वो अपना हिस्सा भी इसमें निकालते थे, और उनको वहाँ से भी अलग मजदूरी मिलती थी महाराजा की तरफ से। तो ये ठीक ठाक हिस्सा लेते थे, लोगों को लूटते थे। रिकॉर्ड के तौर पर मैंने ख्वाजा अमीरुद्दीन मीर साहब से जानने की कोशिश फिर की थी कि उनका जो बचपन था, तो उस ज़माने में वो खुद कह चुके थे कभी कि चाकू रखने की इजाज़त नहीं थी, और जो पंडित थे, पंडित को लाइसेंस पे चाकू रखने की इजाज़त थी, लेकिन मुस्लिम को चाकू छुरी घर में रखने की इजाज़त नहीं थी। और उस गुर्बत के ज़माने में अगर किसी के घर में कोई बीमार होता या कोई मरीज़ होता या मेहमान होता ख़ास, तो अगर घर में मुर्गा ज़बह करना होता था तो उसको छुपते छुपाते ले जाना पड़ता था, और फिर 4 गांवों तक जाना पड़ता था, और धीमे धीमे से अपने पहचान वालों को पूछना पड़ता था कि आपके घर में चाकू तो नहीं है, तब जाके वो कहीं रातों रात ज़बह होता और उसको खाया जाता। मैंने इस मौजू पर भी आज उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन क्योंकि अब मीर साहब जो हैं वो 100 साल से ज़ायद उम्र के हैं और इनको याददाश्त के मसाइल हैं, तो ये बीच में भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इस बारे में इन्हें आज दोबारा नहीं पूछा। ये अमीर मीर साहब से मैंने पूछा था कि जब वो कबाइल का रेड हुआ था, जो कि बहुत ही इनफेमस है कश्मीर की हिस्ट्री में, तो उस वक्त आपकी एज क्या है, लेकिन वो याद नहीं कर पाए, रिकलेक्ट नहीं कर पाए। और उन्होंने एक दूसरा एक इंसिडेंट इसके साथ जोड़ा कि वही ज़माना था जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साइकिल पर श्रीनगर से खुनमु आए थे, और फिर इन्होंने वही एक कहानी सुना दी कि जो नाले लार और रूमशी है, ये जो पुलवामा में बहती है, एक पाहू से, एक रत्नीपुरा से, तो ये जो रूमशी है वहाँ पे एक दोगाम के आसपास एक जगह है, तो वहाँ पे आजकल तो बिल्कुल वहाँ पे सन्नाटा है, कोई वीराना है, लेकिन वहाँ पर होता था, एक घाट होता था जहाँ से श्रीनगर के लिए एक तो घास जाती थी, जो श्रीनगर में बड़े बड़े लोग थे उनके लिए राशन जाता था, और साथ ही साथ जो महाराजा का जो टैक्स का जो होता था, फसल होती थी, वो वहाँ से भेजी जाती थी। तो एक अपना किस्सा सुनाते हैं कि एक दिन इनके वालिद ने कश्तीबान के हवाले इन्हें किया और कहा कि इन्हें भी ललहार गांव है वहाँ तक ले जाएं, वहाँ पर इनकी मौसी हुआ करती थी। तो ये कहते हैं कि वो ज़माना था जब कहत साली थी मगर नमक की, और नमक इतना महंगा हुआ था कि एक छटांग जो है 1 रुपये में बिकता था। 1 रुपये में एक छटांग, आज के ज़माने में समझ लीजिए कि 1 लाख रुपए में। तो किश्तीबान के पास थोड़ा सा नमक था, बारिश शुरू हुई तो उन्होंने वो नमक इनके फरन के नीचे छुपा दिया ताकि वो गीला ना हो जाए। इतनी अहम और इतना कीमती तब नमक हुआ करता था।
अच्छा कहाँ पड़ता है? ऐसे पेट ग्रोम से दंग पे है दंग या आठ वर्ष क्या सामा एट वर्ष क्या था दशान है रुदी फेल ये मौजूद ने अच्छे नन्ना अरसे क्या जो तुम नन्ना जाओगे नन्ना अरसे जो तुम नहीं तरह की देंगे क्या रहा देवी उस जमाने में पिंक साल्ट उसे रुपये में पाकिस्तान नून कहते थे, तो वो बहुत महंगा हो गया था और वही 1 रुपये में एक छटांग बिकता था। और कहते हैं कि जैसे उन्होंने खुद एक फ्रेज इस्तेमाल की, नून को करबला, यानी कि जो करबला से उसकी तशबीह दी गई कि इतनी उसकी कमी महसूस की गई और इतने परेशान लोग थे नमक न मिलने की वजह से। तो ये इनको याद है और ये हमें दोहरा रहे हैं ख्वाजा अमीर मीर साहब। ये जो डलगेट है ना, वहाँ पर जो ऊपर पहाड़ी है, वहाँ का मैंने सुना है किस्सा अपने चचा से कि एक वो लकड़हारा था, वो गया था ऊपर जंगल में, क्योंकि तब तो घरों में चूल्हे जलते थे और लकड़ी ही इस्तेमाल होती थी और कुछ लोग यही लकड़ी ला के बेच कर अपना गुजारा भी करते थे। तो हुआ यूँ कि एक लकड़हारा गया था ऊपर लकड़ी लाने के लिए, तो जब वो वापस आया तो ये जो डलगेट का जो पुल है वहाँ पर एक पुलिस वाला था महाराजा का। तो जब वो वहाँ से पहाड़ी से नीचे उतरा तो उसने उसको रोका और उससे कहा कि इसका समझौता वो हम टैक्स दे दो, उजरत इसकी दे दो। तो उससे उनने 4 आने उसकी उजरत ले ली। जब लकड़हारे ने अपना वो जो लकड़ी थी वो वापस अपने कांधे पर रखकर वहाँ से निकलने लगा तो पुलिस वाले ने एक लकड़ी पीछे से निकाल दी। लेकिन ये सब थे वहीं पर शेख अब्दुल्ला थे और शेख अब्दुल्ला ये सब देख रहे थे। तो शेख अब्दुल्ला को बहुत गुस्सा आया। तो जब ये लकड़हारा उनके पास पहुंचा तो उनसे पूछा कि बताओ जी क्या हुआ। तो उसने सारी कहानी बता दी सच सच कि इसने उजरत ले ली। अब जब मैं जा रहा था तो एक लकड़ी इसने ले ली। तो शेख अब्दुल्ला आए और उन्होंने पुलिस वाले को एक ज़ोर से थप्पड़ मार दिया और कहा कि अगर उजरत इसकी ले ली, टैक्स ले लिया, तो अब ये अपनी तरफ से लकड़ी आपने क्यों निकाल दी। तो इस वजह से शेख अब्दुल्ला की मशहूरी हुई थी। वो मैंने चाचा से सुना है कि वो पाकिस्तान से वो कबायली आ गए थे। क्या आए थे? कबायली आए थे। तो जब वो आए तो उन्होंने आधा हिस्सा तो पहले ही ले लिया। यहाँ फिर महाराजा को पता चला कि वो आए हैं और तब जाके महाराजा को भागना पड़ा। तो फिर उसके बाद वो नेहरू के साथ उन्होंने इलाक़ किया और नेहरू ने इलाक़ किया तो फिर वहाँ से फौज आई और ये जो कबायली थे ये सारे पंजनारा में बैठे हुए थे। तो जो हमारे मास्टर जी हैं उन्होंने मुझे खुद कहा, तब वो बाबा डैम में पढ़ते थे, कि जहाज़ आते थे और ऊपर से वो बम और वो बारूद फेंकते थे। तो बहुत सारे जो थे वो मारे गए, कुछ पकड़े गए और कुछ वापस भाग गए। तो ये चलता रहा। मैंने और भी सुना है लोगों से इस बारे में, और भी सुना है। हमारे वहाँ एक स्कूल है ना, वो रहमान उनका वो चपरासी था स्कूल में, उसका वहाँ पे रिश्ता था बाहर। तो वो गया था कभी, तो वहाँ एक 120 साल उम्र के शख्स ने बता दिया उनको कि कैसे क्या हुआ था क्या हुआ था। ये तो तारीख है, ये हिस्ट्री है, ये सब हुआ है, तो ये दर्ज है। और कुछ सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ यूं ही
लोगों की तरफ से उसके साथ जोड़ा गया है। दुनिया चल रही है ऐसी, तारीखें ऐसी बनती हैं। हाँ सह बाकी सोरे किताबन तो तारीख मज चलो अमलाल सठा सठा करो शुक्रिया तुंद तुह दितु वक्त अस थो यह रिकॉर्डिंग कर तो यह रोज तारीखी रिकॉर्डिंग तुज तारीखी इंटरव्यू यह जन तुह पे मौजूद रोज इंशाअल्लाह।